शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज जो डिबेट है हमारी ये है, राहुल गांधी जिस तरीके से विदेश में जाकर के भारत और प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष करते हैं, उससे सवाल है कि राहुल बोले विदेश में क्या अपने देश में बोलना मना है? यहाँ पर आके बोले उन्हें जो कुछ भी कहना है। उन्होंने बीजेपी पर सीधा सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री भगवान के साथ अगर बैठ जाएं तो भगवान को भी मैनिपुलेट कर लें और उन्हें समझा दें कि ब्रह्मांड कैसे बना है, ब्रह्मांड में क्या क्या कमियां हैं और भगवान भी सोचने पर मजबूर हो जाएं क्या वाकई ऐसा हुआ है। और आज जो डिबेट है वो राहुल गांधी के विदेश में जाकर, सैन फ्रांसिस्को में जाकर के प्रधानमंत्री के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया है उस पर है। तो एक बार जल्दी से आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने सैन फ्रांसिस्को में कहा क्या है, कैसे उन्होंने देश का अपमान किया, प्रधानमंत्री का अपमान किया। देश में रहते उनसे बोला नहीं जाता, विदेश में जाकर सब कुछ बोलते हैं। तो सबसे पहले वो सुनिएगा, उसके बाद आपसे मिलवाते हैं हमारे साथ इस डिबेट में कौन कौन शामिल होंगे। They think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? तो आपने सुना, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर भगवान के साइड में बैठ जाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उनको भी वो कन्वेंस कर सकते हैं। उनको बोलेंगे कि आपने ये जो ब्रह्मांड की रचना की है इस पर आपको सोचने की जरूरत है और इतने गजब के इन्फ्लुएंसर हैं कि भगवान भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, कहीं गलती से कुछ गलत तो नहीं हो गया। अब इस पर बीजेपी लगातार प्रतिक्रिया दे रही है। अब अभी हमारे साथ जो मेहमान है उनसे बातचीत करेंगे कि ये बोलना क्या उचित है विदेश में जाकर के। हमारे साथ डॉक्टर हामिद हुसैन प्रवक्ता कांग्रेस के होंगे, मुकेश त्यागी प्रवक्ता बीजेपी के होंगे, दीपक वोहरा पूर्व राजदूत हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर रघुवंश सिन्हा फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 20.7 के इस प्लेटफॉर्म में। और सबसे पहले डॉक्टर हामिद हुसैन प्रवक्ता कांग्रेस के। बीजेपी कह रही है आपको जो बोलना है अपने देश में कहिए, जो भी बोलना है अपने देश में कहिए। विदेश में जाकर के प्रधानमंत्री के बारे में और देश के बारे में हमेशा नेगेटिव बोलेंगे तो दुष्प्रचार करने का काम विदेश में जाकर के ही क्यों करते हैं, देश में क्यों नहीं करते? ये किसने कहा कि देश में नहीं बोलते हैं? देश में बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, बहुत जोर से बोलते हैं और सुनाई देता है और लोग इसका प्रतिक्रिया करते हैं। तो भारत जोड़ो आंदोलन में सारा उन्होंने देश को सुनाया और देश सुना अच्छी तरह से और उनको सपोर्ट भी किया। अभी विदेश में जाकर कौन सी बात देश के खिलाफ बोल दिया उन्होंने जो बात कही है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के खिलाफ कही है, बीजेपी सरकार के खिलाफ कही है। अच्छा। मैंने उनको सबक सिखाने की कोशिश की कि देखिए, गुरु नानक का देश है, आदि शंकराचार्य का देश है और यहाँ जो है मिलित सभ्यता है, सारे धर्म, सारे जाति, सारे लैंग्वेज के लोग यहाँ रहते हैं और इन लोगों का समावेश है। ये डाइवर्सिटी है, यहाँ एक सलाद बॉल की तरह है, जहाँ के सारा अब मैं आपको ठीक है हामिद साहब उन्होंने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। फिर कहा मोदी जी को भगवान के बगल में बिठा दें तो मोदी जी भगवान को ये समझाने लगेंगे कि ये ब्रह्मांड आखिर काम कैसे करता है। भगवान भी भ्रमित हो जाएंगे और कहेंगे कि आखिर ये मैंने क्या बनाया है। ये मजेदार बात है, लेकिन यही हो रहा है हमारे देश में। क्या ये मजेदार बात है? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को इस तरीके से बाहर आप ऐसे पेश करेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि आई वाज जस्ट किडिंग, इसको बहुत लाइटली लें? ऐसा आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री विदेश में बहुत लाइट वे में लेने के लायक हैं, आपको लगता है हामिद साहब? काम करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इन्होंने लाइटर वे में भी कहा है और साथ में ये बताया है, क्योंकि ये सरकार है, बीजेपी सरकार समझती है कि वो सब में पंडित है। भाई रिलीजन में पंडित है, मिलिट्री में पंडित है, इकोनॉमी में पंडित है, जहाँ के बार बार ये फेल हो रहे हैं। आप देखिए, हमारे फॉरेन रिलेशन जो है नेबरिंग कंट्रीज के साथ, हमारे जो पड़ोसी देश के साथ हमारे खराब है। इकोनॉमी आपकी डाउन जा रही है। आप देश में जो हमने जो बनाया है, जो पब्लिक सेक्टर बनाए, एक के बाद आपको नहीं लगता वहां जाकर के कर्नाटक की बम्पर जीत के राज बताने थे? 2024 में कर्नाटक के भरोसे अब कैसे जीतेंगे, 24 में सत्ता, उसके बारे में भी बात करनी चाहिए थी।
ये कहा जा रहा है कि जब भी विदेश जाते हैं इनके पास एक ही मुद्दा होता है, भारत की बुराई, प्रधानमंत्री की बुराई। आगे बढ़ेंगे हमारे साथ मुकेश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी के। भारत की बुराई मुकेश त्यागी, मैं आती हूँ, हामिद साहब आपके पास आती हूँ मैं। मुकेश त्यागी जी, देखिए, अगर आज आपने कार्यक्रम देखा होगा, एक सेकंड मुझे सवाल, मुकेश जी बोलिए। आपने राहुल गांधी ने आज जो कहा है उसे सुना ही होगा। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है प्रधानमंत्री के बारे में, भगवान के बगल में बैठने वाली बात तो कही है, साथ में उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं, एक ग्रुप है, कुछ लोग हैं जो वैज्ञानिकों को विज्ञान समझा सकते हैं, इतिहासकारों को इतिहास समझा सकते हैं, सेना को हथियार के बारे में समझा सकते हैं। क्या ऐसा है हमारे देश में? कौन है ये लोग? देखिए, मैं बताऊं कि राहुल गांधी जी की मुझे लगता है कि जो देयर आर 7 फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, मुझे लगता है उनकी कई सारी इंटेलिजेंस जो है वो लैप्स कर चुकी हैं। जिस प्रकार से उन्होंने फॉरेन सॉइल पे जाकर के भारत की डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की और यहाँ के जनतंत्र का मजाक बनाया और अपमान किया है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो है संविधान के द्वारा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, 2014 में जीते, 2019 में जीते। जो व्यक्ति लगातार डेमोक्रेसी में जीत रहा है, आप उसका फॉरेन सॉइल पे जाकर के आप उनका मजाक बना रहे हैं। आपको सीखना चाहिए अपनी ग्रैंड मदर से। मिसेस गांधी ने हमेशा ये कहा कि हमें फॉरेन इंटरवेंशन अलाउड नहीं है, हमारे इंटरनल मैटर्स हैं। ये बिल्कुल पूरे कांग्रेस कल्चर को उल्टा पुल्टा कर दे रहे हैं। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ, इन्होंने जिस प्रकार से, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि हमने देखे इंसानों में ऐसे खुदा जो सचमुच को खुदा नहीं समझते। मुझे लगता है राहुल गांधी को ये मुखालता अपने बारे में है कि वो ऑल विजडम, उनको तमाम ऐसी जानकारी हो गई है। उनके बचकाने स्टेटमेंट हिंदुस्तान के खिलाफ है। और आप एक चीज और देख लीजिए, जो वहां के होस्ट थे, मेजबान थे, वो सारे के सारे उनके कनेक्शंस ढूंढ लीजिए, कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इस प्रोग्राम को होस्ट किया। जबकि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस जो सैम कोटा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं अगर आपको नाम बताऊंगा तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, और जिनके कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से हैं, जिनके कनेक्शन आईसिस से हैं। तो ऐसे लोगों के साथ मिलकर के एक भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं सोचता हूं देशद्रोह का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। ठीक है, हमारे साथ मैं आपको नाम पढ़ दूंगा। हमारे साथ रघुवंश सिन्हा भी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। रघुवंश जी, हमने अभी कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश के दौरे पर देखा। लगातार पूरे हफ्ते तक, पहले तो वो हिरोशिमा गए, उसके बाद फिर हमने पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर रहे, वहाँ के विजुअल्स देखे। ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पर हमने देखा कैसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बॉस कह के संबोधित किया। अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि जो बॉस कहा है प्रधानमंत्री को, ये राहुल गांधी पचा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए विदेश पर जाकर के ही प्रधानमंत्री के बारे में अनलगर अंड शंड बोल रहे हैं। देखिए, इस वक्त भारत बड़ा कठिन दौर से गुजर रहा है, और मैं ये मानता हूं कि इस देश में हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी की ज़रूरत है। मगर जिस तरह से अभी पॉलिटिकल इक्वेशन बन रहा है, हाँ। और जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं और जिस तरह से उनका वहाँ वार्तालाप होता है, जिस तरह से वहाँ से रिपोर्टिंग आती है, मुझे ऐसा लगता है कि एक परसेप्शन का प्रॉब्लम हो गया है। हाँ। मैं ये समझता हूँ कि उनको ऐसा कुछ लग रहा है, राहुल गांधी को, कि वो विदेश में जाकर के अपना परसेप्शन बदलने का कोशिश कर रहे हैं। मगर सच्चाई ये है कि वोट तो हम देंगे यहाँ, और मेरा ये मानना है कि अगर वो विदेश में जाकर के भारत का किसी भी इस तरह से करते तो वो केवल प्राइम मिनिस्टर का छवि नीचे नहीं होता है, वो भारत का भी छवि होता है। तो कम से कम फॉरेन पॉलिसी में या फॉरेन दौरे में, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या अपोजिशन पार्टी हो या राहुल गांधी हो, जो भी हो, इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि वहां वो भारत का इमेज को बड़ा करने के लिए जाना चाहिए। बाकी देखिए, हर देश में कुछ ना कुछ कमियां रहती है। वी आर नॉट अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। हम ये नहीं कह सकते कि जो भी देश में हो रहा है एकदम परफेक्ट हो रहा है, कोई कमी नहीं है। बहुत सही कहा। मगर एक थंब रूल ये होता है कि हम कमियां को कम उजागर करें और अच्छाई को करें, क्योंकि कमियों के लिए तो जगह है ही। हाँ। जब आप यहाँ आएंगे तो दिन रात बोलिए। ये वोट वाली बात भी बहुत सही, हाँ बिल्कुल सही कहा। और हाँ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ पूर्व राजदूत दीपक बोहरा जी भी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और माफी चाहूंगी, थोड़ा समय लग गया हमें। प्रधानमंत्री अभी पुष्कर में हैं और संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में आपने देश को खुद सर्व किया है, देश के लिए काम किया है दीपक बोहरा जी। तो ऐसे में राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो जब वो कहते हैं कि नफरत में मोहब्बत की दुकान, तो नफरत में मोहब्बत की दुकान तो है, लेकिन फिर क्यों इतनी तीखी जबान है? आप नफरत में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, आप क्या लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि आप ये कहते हैं कि मैं नफरत में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं? भले ही प्रधानमंत्री के लिए क्यों ना हो, लेकिन विदेश में जाकर इतनी तीखी जबान, क्या कहेंगे आप दीपक बोहरा जी? आभारी हूं मैम, आपने ये मौका दिया। आपके चैनल पे बहुत अच्छा लगता है, मैंने विशेषज्ञों की बात सुनी। मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूं और यहाँ पर तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है, ठंड है काफी। सुबह के 8 बजे हैं। एक कहावत है कि आप अपने घर की आग को दूर के पानी से नहीं बुझा सकते। अगर कोई डोमेस्टिक समस्या है तो अपने देश में ही उसका समाधान होना चाहिए। आपने अभी जिक्र किया कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को द बॉस कहा था, तो ये रेफरेंस है मैम अमेरिका के एक लेजेंडरी गायक हैं ब्रूस स्प्रिंगस्टीन। उनका सबसे मशहूर गीत आपने भी सुना होगा, जानता नहीं आपकी उम्र क्या है, लेकिन जब मैं यहाँ था पोस्टेड बहुत मशहूर था। वो गाना है बॉर्न इन द यूएसए, बहुत 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 मशहूर गाना है। तो ये जो अपना बैंड था ब्रूस स्प्रिंगस्टीन का, इसके पैसे की कलेक्शन करके ईमानदारी से बांटते थे, इसीलिए लोग इन्हें द बॉस कहते थे। वो रेफरेंस था वहां पर। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट होने वाली है 3 सप्ताह के बाद। ये पहली स्टेट विजिट उनकी होगी यूनाइटेड स्टेट्स और तीसरी जो बाइडेन की टर्म में। भारत की छवि इस समय, मैं तो अमेरिका में बैठा हूं, मैं तो बातचीत करता हूं, यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, आसमान से भी ऊंची है। तो उसको डैमेज अगर ना किया जाए तो ये ठीक रहेगा। नहीं तो हम लोगों पर, प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स में 6 साल आपका 6 देशों में आपका राजदूत रह चुका हूं, बहुत कठिन हो जाता है बाद में हमारे लिए समझाना कि भाई ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और ये ठीक नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो सब कुछ अलाउ करता है। सैम पिट्रोडा साहब जो चेयरमैन है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के, जिनके साथ मैंने काम किया है एज उनका ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी था, उन्होंने ये कहा है कि रियल डेमोक्रेसी सिखाने के लिए आ रहे हैं एक्सेट्रा। सैम, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। आपने तो इतनी मेहनत की है टू बिल्ड इंडियाज इमेज, और अगर आप ऐसी ही चीजें कहेंगे तो आई एम डिसअपॉइंटेड। आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपकी बहुत इज्जत करता हूं। जो व्हाइट हाउस है वो कहता है कि हमारी डीप और क्लोज पार्टनरशिप है, हमारी दोस्ती, हमारे फैमिली रिश्ते हैं इंडियंस और अमेरिकन के बीच में, तो ये सबको क्यों कमजोर किया जाए? और आखिरी में मैं एक चीज कहूंगा मैम कि जो कुछ ये कह रहे हैं यहाँ पर, मैं समझता हूं हंसी मजाक में कहे, जैसे भी कहें, लेकिन उसका असर पड़ता है। अमेरिकन मीडिया बाय द वे यहाँ पर जो है उन्होंने बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी है इस विजिट को। उनका दिमाग इस समय ध्यान है ये जो डेट सीलिंग है और जो मैक्सिकन बॉर्डर पे इमिग्रेंट्स खड़े हैं और ट्रंप के साथ क्या हो रहा है और अगले इलेक्शन, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसका बहुत महत्व देते हैं, वो नहीं, महत्व नहीं है। हामिद साहब कांग्रेस के प्रवक्ता, हामिद साहब कांग्रेस के प्रवक्ता, आपने तमाम एक्सपर्ट्स को भी सुना और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना। ऐसे में जैसे ही ये बयान आता है उसके बाद बीजेपी आईटी सेल के जो हेड है अमित मालवीय, उनका ट्वीट आता है। उन्होंने लिखा है कि जब राहुल गांधी संबोधन कर रहे हैं, बोलते हैं, उसके बाद खालिस्तानी समर्थक उस ऑडिटोरियम में होते हैं और वो नारे लगाते हैं अगेंस्ट ऑफ राहुल गांधी जो कहते हैं। उनका कहना 1984 में सिख दंगे हुए, इसका जिक्र ऐसी नफरत की आग लाई जो अभी तक नहीं बुझी है। वहां अभी भी अगर राहुल गांधी जाते हैं तो उनके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। पहले वो बुझा लीजिए, उसके बाद आप कहिएगा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। क्या कहेंगे इस पर हामिद साहब? मैं दीपक बोहरा जी ने बहुत एक अच्छी बात की, बहुत दिनों बाद मैं उनको देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। उनको बहुत हैंडसम से आदमी है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कहा कि बॉस का आपने डिफाइन किया और कहा कि एक आप हैंडसम कह देंगे तो आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं है सर। आपने हैंडसम कह के मोल्ड मत कीजिए, जवाब आपको देना पड़ेगा। तीखे सवाल है। हाँ, उनकी आवाज भी बहुत अच्छी लगती है। आपने उन्होंने एक बात कही, बॉस का जो रेफरेंस किया और कहा कि जो पैसे बांटते हैं उन लोगों के बारे में, ऐसे उन्होंने रेफरेंस किया, जो पैसे बांटते हैं वो बॉस, इस तरह से रेफरेंस उन्होंने दिया। उस बात को मैं कह रहा हूँ कि मोदी साहब भी बहुत पैसे बांटते हैं, अदानी साहब, अंबानी साहब, और सबका अपना अमीर बना दिया और कहाँ कहाँ हम ले गए। और इतना सारा डिसइन्वेस्टमेंट कर रखा है, 23 पब्लिक सेक्टर बेच रहे हैं और कहते हैं कि पैसों की कमी नहीं, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। तो आप डिसइन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं?
जो अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं उनको आप भेज क्यों रहे हैं? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, नॉर्थ कोरिया में जाके खुद कहा उन्होंने कि मुझे I would have been ashamed to be born in India। अब अगर ये सब बातें वो खुद कह सकते हैं तो अच्छी बात है। अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कहा था कि 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ा आपको दोबारा कोई प्राइम मिनिस्टर का आने का। ये क्या है आपको, यू आर टेकिंग अ dig at अदर प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप कह रहे हैं। आप कहें तो बहुत अच्छी बात है, वो रासलीला है, हम कहें तो कैरेक्टर ढीला, ये बात नहीं चलेगी। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी JNU से इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाई की है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई विपक्ष पे हम लोग हैं, हम तो कहेंगे, हम तो क्रिटिसाइज करेंगे ना। अगर कहा, बुद्धदेव के बारे में कहा, आदि शंकराचार्य के बारे में कहा, इंडियन संस्कृति के बारे में कहा, संस्कार के बारे में कहा, और कहा कि हम एक दूसरे की बात सुनते हैं, हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, हम लिंग्विस्टिक डिवीजन के बावजूद भी हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं, उसी पे अटैक हो रहा है, उसी पे बाकायदा अटैक हो रहा है। ये जो अटैक हो रहा है, इस बात को कहने में क्या झिझक है? अच्छा, ये जो अमित मालवीय ने ट्वीट किया, इसका जवाब क्या देंगे आप? मोहब्बत के, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान तो खुली, लेकिन खालिस्तानी जिस तरीके से नारे लगा रहे हैं उस पर कुछ कहा नहीं। कह रहे हैं कि जो 1984 में जो सिख दंगे हुए उसका जिक्र, ऐसा नफरत उससे फैला कि अभी तक बुझ नहीं पाई। उस पर राहुल गांधी क्यों नहीं मोहब्बत फैलाते हैं? नहीं, बिल्कुल मोहब्बत फैलाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको गए वहां पे, माफी मांगी, वहां पे गुरुद्वारा में गोल्डन टेम्पल में जाके भी माफी मांगी है, और उसमें कोई डाउट नहीं है उसमें। आपका हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह जाके बोला है, लेकिन वो कांग्रेस पता लोग जो कार्य उन्होंने किया, एक प्रक्रिया उन्होंने शुरू की, उससे हमारा बहुत दुखद घटना है, उसको कोई डाउट नहीं। दूसरी बात, अगर हम लाल किला में अगर झंडा लहराने की कोशिश होती है तो हम कहें कि ये भारत सरकार कर रही है, राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, कोई आदमी अगर कोई आवाज उठाई तो ये कांग्रेस की आवाज। अच्छा ठीक है, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल बहुत जेन्युइन है। रघुवंश सिन्हा फॉरेन एक्सपर्ट है, फॉरेन एक्सपर्ट रघुवंश सिन्हा, उनको आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि देखिए बहुत मैटर करता है क्या विदेश में जाते हैं, कहते क्या है, उस पर देश की निगरानी होती है। हालांकि वहां की जनता क्या सोचती है उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि वोट आपको हमारे देश की जनता देगी। ऐसे में आप वहां जो भी कहेंगे हमारे देश में छपेगा, यहाँ टेलीकास्ट होगा, यहाँ की जनता देखेगी, सुनेगी, उसके बाद आप सोचिए कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये बहुत ध्यान में रखना होगा, बहुत सोचना समझना होगा। विपक्ष है, आपको आपका राइट है कि आप विपक्ष या ऐसे भी अगर आम नागरिक भी आप हैं तो आपका राइट बनता है कि आप अपने अधिकारियों के लिए जो आपको सही लगता है बोले, जो गलत लगता है बोले, लेकिन प्लेटफॉर्म वो बहुत गलत प्लेटफॉर्म है जहां पर आप प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें करते हैं। हामिद साहब, उसके बाद मुकेश त्यागी जी। उन्होंने राहुल गांधी ने क्या कहा, क्या उसको देखा आपने? पूरा पढ़िए। हमारे देश के बारे में उन्होंने बताया, अभी तो चलाया था सर मैंने, अभी तो चलवाया था। हमारे संस्कृति क्या है ये पहले बताया, देश को तो उजागर किया उन्होंने, हमारे संस्कृति के बारे में, बुद्धदेव के बारे में, आदि शंकराचार्य के बारे में बताया, और कहा हमारा संस्कृति है, टॉलरेंस की संस्कृति है, जो कि आज के दिन में नहीं है, सुन्नते नहीं है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उदाहरण देता हूँ। अरुण जेटली जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो कोई प्रॉब्लम आई थी, तो वो प्रणब मुखर्जी के पास गए थे, अर्लियर फाइनेंस मिनिस्टर के पास, उन्होंने सलाह ली थी। अब ये बताइए, सीताराम के आपका जो निर्मला सीतारमण कभी आपके पास सीतारमण के पास जाते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, जबकि इतने बड़ा विद्वान है। इसी तरह से आप देखिए, आपका फॉरेन मिनिस्टर जहां आपका चाइनीज एग्रेशन होता है, कम से कम सलमान खुर्शीद जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उनके पास जाकर सलाह लेते हैं और कहते हैं टोकला मिश्रा आपने कैसे सॉल्व किया। अब फेल भी होते हैं, पूछते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, किसी की बात नहीं सुनने की जो बात है ना, उसकी बात उन्होंने जो है किया, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिव होकर अपोजिशन की बात को सुननी चाहिए। मुकेश त्यागी क्या कहेंगे आप? हामिद साहब अपनी बात कह रहे हैं कि पूरी बात जो है कि लोगों की बात सुननी चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन जो उन्होंने भगवान के बगल में बैठकर भगवान को भ्रमित करने वाली बात कही, उस पर क्या कहेंगे आप? मेरा लाइटर वेन है वो। मुकेश त्यागी जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर आप इसका शुरू से देखिए, इनका जो चाल चलन है वो एंटी मोदी, एंटी भारत रहा है। पहले इन्होंने 63 भारत नहीं है, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मैंने आपके बीच में नहीं, मैंने आपके बीच में नहीं, कृपया जो है मेहरबानी करिए, मुझे बोलने दीजिए। भारत को मजबूत करना चाहते हैं आप। सुनिए, मुझे करेक्ट मत करिए, मैं भी आपको करेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन बोलने की जो आप अतिक्रमण कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि इनका जो एक बार एक आर्टिकल आया था, दीपक बोरा साहब उसको वॉच करेंगे, बॉल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। बॉल्कनाइजेशन के पीछे बहुत दिनों से बहुत सी ताकतें लगी हुई हैं। अगर आप देखिए, जब मोदी जी का गोधरा कांड हुआ, 63 MPs had written to President of US नॉट टू ग्रांट वीजा टू मोदी जी। उसके बाद
10 दिन के बाद हमारे मोदी जी वहां जाने, उससे पहले इनकी यात्रा यूएस में हुई ताकि उनकी छवि को धूमिल किया जा सके। ये कहां का मुझे समझिए भारत के प्रति इनका स्नेह या संवैधानिक संस्थाओं के प्रति इनका स्नेह। अरे भारत के प्रधानमंत्री कोई सिलेक्टेड नहीं है, ही इज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड ट्वाइस विद अ ग्रेट मैंडेट। आप उनकी मजाक बना करके वहां कह रहे हैं कि वो भगवान बन चुके हैं, भगवान को सिखा सकते हैं। आपके इस तरह से बचकाने वक्तव्य से आप क्या समझते हैं हिंदुस्तान की गरिमा को आप बढ़ा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी को, जो लगातार बचकाने स्टेटमेंट पहले जाकर के वहां पे बोले, यूके में जाकर के बोले कि साहब यूएस एंड यूरोपियन यूनियन शुड कम बिकॉज इंडियन डेमोक्रेसी इज गेटिंग स्टाइफल्ड। दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट ही इज मेकिंग इन द फॉरेन सॉइल। और जबकि आपको पता है कि आप क्या इनवाइट कर रहे हैं डायरेक्टली उनको, आप आइए और हमारे बीच में इंटरवेंशन करिए। ये कहां की पॉलिसी आपकी? और राहुल गांधी जी वही हैं जिनका इतिहास में आपको बता दूं, जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट करके लेके आए थे, जिसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 में लगाया था। इन्होंने केरला की गवर्नमेंट डिसमिस करी थी। राजीव गांधी ने डिफेमेशन एक्ट से लाए थे क्योंकि बोफोर्स में केस आ गया था ताकि वो उनको बंद कर सके। इंदिरा गांधी का 75 to 77। अरे आपका क्या इतिहास है? और मुझे एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी के में देश का जिस प्रकार से नाम बढ़ा डॉक्टर हामिद पर पापा न्यू गिनी के प्रेसिडेंट छू रहे, उन्होंने उस समय आपकी हस्ती क्या है उनके बारे में बोलने की? कोई हस्ती नहीं। दीपक वोरा जी कुछ बोलना चाहते हैं। दीपक वोरा जी एक सेकंड, दीपक वोरा जी कुछ बोलना चाहते हैं। हाथ उठा रहे दीपक जी। नहीं ठीक है, नहीं इन्हें कहने दीजिएगा। आज है कांग्रेस की वजह से है, कमाल कर रखा आप लोगों ने। परमाणु बम आपने कर दिया, मिसाइल आपने करेक्ट कर दिया, आप इतना ताकतवर हो गए आज हिंदुस्तान की वजह से। आप जो बेच रहे हैं आज 23 हिंदुस्तान से बाहर जाके आप बोलते हैं, जो 23 पब्लिक सेक्टर जो बेच रहे हैं, इसमें किसने आपको हक दिया? ये पब्लिक हिंदुस्तान में बोलिए, जो हम कमाए हैं आज हम बेच रहे हैं। जाके बोलने को सेलिंग ऑफ थिंग्स हिंदुस्तान में बोलिए। अरे अगर आपने क्या किया है? आपको वहां पर इंडियन डायस्पोरा मिल रहा है, उसमें पता नहीं कितने मिक्स नेशनैलिटीज हैं, खालिस्तानी के वहां झंडे गड़ रहे हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बातें कर रही है। अरे भाई पंजाब में जब मोदी जी का मीटिंग हुई थी वहां भी तो खालिस्तान के आवाज आई थी, खालिस्तान में चले, तो क्या मतलब है इसका? ठीक है, रघुवंश सिन्हा जी, हामिद साहब से जब हमने सवाल किया तो वो कह रहे हैं कि ठीक है राहुल गांधी ने जो कहा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पहले जो देश है वो उन्हें सुने, विपक्षियों को प्रधानमंत्री सुने, उसके बाद फिर जो उन्होंने, क्योंकि मैंने सुना है राहुल गांधी ने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैंने ये सीखा है कि पहले सुनना भी पड़ता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं और वो एक भावी प्रधानमंत्री भी हैं, तो उनको जब भी इस तरह के प्लेटफॉर्म मिले तो उनको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रूप से, देखिए भारत की जो छवि आज है बढ़ते जा रही है, हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस दशक के अंत तक हो सकता है हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएं। हमारा जिस तरह से अलायंसेस, पार्टनरशिप बनते जा रही है, देखिए भारत इस वक्त ऐसा है कि हम लोग को यूनाइटेड फ्रंट दिखाना चाहिए, और अगर इस तरह से एक दूसरे को काटेंगे तो हमारी जो युवा शक्ति है उसका नुकसान होगा। देखिए इस वक्त 60-65% ऐसे हमारे युवा हैं जो 25 साल से कम है, उनको कोई भी चीज को, उनको कॉन्क्रीट विजन चाहिए। मैंने ये वीडियोस देखा है राहुल गांधी का, उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपका विजन क्या है इकोनॉमी का, तो उन्होंने केवल कास्ट, सेंसस। मैं ये चाहता हूं कि उनको प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर विजन की हमारे सामने ले करना चाहिए, युवाओं के सामने बताना चाहिए, और तभी जाकर के लोग उनको वोट देंगे। अगर वो केवल प्रधानमंत्री का इमेज को धूमिल करने से अगर वो सोचते हैं तो ऐसा नहीं होगा। देखिए उनको एक ऑल्टरनेटिव विजन देना पड़ेगा, और बहुत लोग हैं आज देश में जो चाहते हैं कि बीजेपी को वोट ना दे, हम किसी और को दे, मगर उसके लिए युवा जो है वो चाहती है कि हमें बताइए कि आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है। एंटाइटलमेंट का देखिए वो समय बीत गया, आज की युवा बर्दाश्त नहीं करती एंटाइटलमेंट। ठीक है डॉक्टर हामिद, आपने सुना डॉक्टर रघुवंश को, वो कह रहे हैं कि आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है। आप बाहर जाकर अगर कहते हैं, आपको बहुत, वही बात है, आपको बहुत समझना होगा, और साथ ही आप एंटी मोदी हो जाएंगे, और बार बार एक ही चीज को लेकर के आप बाहर अगर बातें करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ, आपके एंटी हो जाएंगी चीजें। हामिद साहब,
नहीं, मुझे एक बात उनके बहुत अच्छी लगी कि हमें एक विजन, कांग्रेस पार्टी को एक विजन डॉक्यूमेंट रखना चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं, और बीजेपी से बेटर हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, बेटर विजन होना चाहिए, एंड कंसेप्चुअल लेवल में हमें काम करने की जरूरत। इस बात को मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि उससे हम काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, जो प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जब आए तो आपने जो लिबरलाइजेशन किया, जो इकोनॉमी बढ़ी, आप देखिएगा 7% 8% हिसाब से इकोनॉमी बढ़ी है। आज हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 4.5% तक जा चुका है। आप कह रहे हैं कि नहीं, कोविड की वजह से, कोविड से पहले भी झुका होता है। किसने कहा आपको 4.5%? आप देखिए, अगर बेस ईयर अगर 2004-2005 का करेंगे तो ये 4.5% आता है, लेकिन आप जो है 2011 को आप जो है बेस ईयर मानते हैं। इसमें कंट्राडिक्शन है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात कहना चाहता हूं, अब राहुल गांधी ने कहा कि एम्प्लॉयबिलिटी नहीं हो रही है, जो यंग लड़के हैं फ्रस्ट्रेटेड है, तो जो फ्रस्ट्रेटेड है, आपको 1.5 लाख कम से कम आपके वैकेंसीज हैं मिलिट्री सर्विसेज में, उसको क्यों नहीं करते, आप पूरा नहीं करते हैं। आप जहां तक बात कही आपने कि हमें एक यूनिफॉर्म रहना चाहिए, विदेश में हमको एकजुट रहना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन दो चीजों में, फॉरेन रिलेशंस में एंड मिलिट्री रिलेशनशिप में, इसमें आपको स्ट्रेटेजिकली हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हम देश के साथ खड़े हैं, हम प्रधानमंत्री के साथ भी खड़े हैं, जबकि वो फेल हो रहे हैं, अनेक विषय पे फेल होने के बावजूद भी हम उनके साथ खड़े हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कहां फेल हो गए? अरे भाई, आपका चाइना में इतना एरिया दखल कर लिया, फेल हो रहे भाई, सारे पड़ोसी के रिलेशन खराब हो गए। अच्छा, कहाँ फेल हो गए पूछ रहे हैं मुकेश त्यागी जी, पूछ रहे कहाँ फेल हो गए, बता। अच्छा, उनको क्लियर कर दीजिए, आप कहाँ फेल हो गए, कहाँ फेल हो गए, क्लियर तो कर दीजिए। चाइना के साथ रिलेशन, हामिद हुसैन जी, कौन से रिलेशन, हामिद हुसैन जी, आप क्लियर तो कर दो ना, कहाँ फेल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुकेश त्यागी प्रवक्ता पूछ रहे हैं, चलिए फेल हो गए, कहाँ फेल हो गए प्रधानमंत्री? आप डेमोक्रेटिक एग्रीकल्चर में आप कह रहे हैं उनका भाषण में आया, 2 बार जीते हैं, और आपकी क्या स्थिति है? आप लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं रहे, आप तो वहां से वहां घट करके कहा 400 आपके नंबर थे, आप घट करके 50-55 रह गए हैं। आपकी क्षमता कहां से है कि आप प्रधानमंत्री को कह रहे फेल हो गए? अरे प्रधानमंत्री तो डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं, और यही नहीं, पूरे इंटरनेशनल पटल पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने भारत की गरिमा को बढ़ाया है, मैं समझता हूँ किसी भी प्रधानमंत्री ने इस देश पे किसी इतिहास में दीपक बोहरा जी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जिस तरीके से वैश्विक तौर पर बढ़ी है, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को बॉस तक कह देना, जिस पर आपने अभी गाना गा के सुनाया था, वो कहीं ना कहीं विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। इसीलिए उनके इमेज पे विदेश में जाकर बार बार वार किया जाता है। ये बिल्कुल सही कहा है मंत्री जी ने। मुझे 50 साल हो गए डिप्लोमेसी में, 72 साल की मेरी उम्र है। मैंने कभी भी भारत की इंटरनेशनल छवि ऐसी नहीं देखी जो आज है, आसमान से भी ऊंची है। सब लोग समझते हैं कि चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम 5वें पोजीशन से 4थे पे पहुंच चुके हैं, फिगर जल्दी कहेंगे। 3rd मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। लोग ये समझते हैं इंडिया कहाँ जा रहा है, सब दोस्ती चाहते हैं, जानते हैं G7 समिट, G20 का समिट होगा, SCO का होगा, हर जगह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ होती है मैम। तो आई एम वेरी प्राउड टुडे एज एन इंडियन डिप्लोमैट। अगर ये अच्छा होगा, अगर विदेशों में हमारे ही वरिष्ठ नेता लोग जो हैं वो हमारी इंटरनल इश्यूज को बाहर ना डिस्कस करें। अगर आप विदेश में आए हैं तो भारत की विदेश नीति के बारे में बात करिए, रेपुटेशन के बारे में बात करिए, इमेज के बारे में। ये मत कहिए सब कुछ खोखला। उन्होंने तो आपको भी अच्छी बातें नहीं की इंडियन मीडिया के बारे में, ये भी कहा कि वो सिर्फ एक ही नैरेटिव सुनाते हैं जो बिल्कुल गलत है। ये सब कहने की जरूरत नहीं है मैम। हम लोग भरोसा करते हैं आप पर, मीडिया पर, कि आप सच्चाई हमारे सामने लाएंगे। तो आप पर अटैक करना शायद सही नहीं है। बहुत सही बात। और सही डॉक्टर रघुवंश सिन्हा हमारे साथ पूर्व दीपक बोहरा जी, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बाहर जाकर के आप नैरेटिव सेट करते हैं, वहाँ के लोग कहीं ना कहीं ये मानकर फिर चलते, एक परसेप्शन बना लेते हैं कि इंडिया में ऐसा हो रहा होगा। मैं अब विदेश नीति जानना चाहूंगी, क्योंकि आप फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे यहाँ, तो ऐसे में सवाल मेरा आपसे होगा रघुवंश सिन्हा जी, कि ऐसे बयानों के बाद विपक्ष अगर विदेश में जाकर ऐसे बयान देता है, तो इस पर भारत की जो छवि है वो कहाँ तक धूमिल होती है? देखिए, इस वक्त भारत का जो इमेज है बढ़ता जा रहा है, मगर समझिए कि विदेश में भारत के दुश्मन भी बहुत सारे हैं, और केवल जो हमारे बॉर्डर पर खड़े हैं वही दुश्मन नहीं है। आज वॉरफेयर जो है हाइब्रिड वॉरफेयर है, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, वो इमेज धूमिल करने का वॉरफेयर है,
वो मार्केट को क्रैश कराने का वॉरफेयर है। तो ऐसे माहौल में हमें बड़ा ही केयरफुल होना है कि हम ऐसे किसी भी तरह से अपने देश को ऐसे ट्रैप में न फंसाएं, ऐसे कोई कॉन्स्पिरेसी के एंगल में ना आ जाए जिससे कि देश की छवि खराब हो। तो ऐसा अभी इस वक्त पूरे वर्ल्ड में आप देखिए, अमेरिका वगैरह के जो मीडिया है, हम तो मीडिया वर्ल्ड से हैं, मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, मीडिया में जिस तरह से दुष्प्रचार प्रोपेगेंडा चलाया जाता है भारत के खिलाफ, हम क्लियरली देखते हैं कि उसके पीछे बड़ा कॉन्स्पिरेसी रहता है। हर जगह मीडिया में तरह तरह का ये होता है। भारत के खिलाफ केयरफुल होना पड़ेगा, भारत के खिलाफ विदेशी मीडिया नैरेटिव भी सेट करती है, मिसयूज ना हो जाए किसी के। भारत के खिलाफ विदेशी मीडिया नैरेटिव भी सेट करती है सर। देखिए पूरी मुकेश जी, मैं आपको बताऊं, देखिए टाइम्स के कवर पेज पे आया था डिवाइडर इन चीफ, मोदी जी का कितना घिनौना चेहरा इन्होंने कवर पेज पे लगाया था, और कौन उसके और ऑथर थे। उसके बाद लगातार ये जितनी जो लेफ्ट वामपंथी ड्रिवन जो जर्नलिस्टिक कम्युनिटी जो वॉशिंगटन में बैठी है, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, गार्डियन हो, ये सब एंटी इंडिया लिखने में माहिर हैं, और जहां पे भी मौका देखते हैं उसको बढ़ा चढ़ा करके लिखते हैं। तो एक साजिश है पूरी देश के खिलाफ कि कैसे देश की गरिमा को गिराया जाए। अब इंडिया, जैसे वोरा साहब ने बोला कि इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, मैं समझता हूँ यूके पीछे रह गया है। एक जमाने में हमारा रूलर हुआ करता था, वो हमसे पीछे रह गया है। तो आज पूरा इंटरनेशनल एरिना हिंदुस्तान को ऐसे मैन्युफैक्चरिंग हब भी देख रहा है, क्योंकि चाइना की जो स्थिति है वो बहुत गंभीर हो चुकी है, वहां से लोग नहीं करना चाहते। इंडिया में आपके पास टेक्नोलॉजी है, इंडिया में आपके पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, पॉपुलेशन है, मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट कम से 500 मिलियन लोगों का मार्केट है। तो इंडिया का जो स्थान है पूरे विश्व के पटल पर एक बहुत हो गया। तो इसके पीछे ऐसे नेगेटिव फोर्सेस लग गई हैं, जैसे लेफ्ट फ्रंट के फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा, थोड़ा समय हमारे पास। तो मैं एक शेर से खत्म कर देता हूँ कि ये बात कांग्रेस को खल गई, ये बात समुद्र को खल गई कि मेरे ऊपर कागज की नाव कैसे चल गई। तो ये जो मोदी जी की नाव चल रही है, हामिद हुसैन से फाइनल कमेंट, उसके बाद जल्दी से समय बहुत कम है, थोड़ा जल्दी से फाइनल मैं कमेंट आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब जवाहरलाल नेहरू बहुत डिफिकल्ट टाइम था, नई नई आजादी हुई थी और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट उन्होंने शुरू किया, और दोनों पावर ब्लॉक्स में इंक्लूड नहीं होके एक पॉलिसी बनाई उन्होंने नासिर के साथ, आपका टीटो के साथ, और एक नॉन मूवमेंट शुरू किया था। तो हाइट ऑफ हम लोग का एक आपका रेस्पेक्टेबिलिटी थी। दूसरी बात, जब इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान को 2 डिवाइड किया और रशिया के साथ जब अलायंस किया, तब गए थे अमेरिका, तभी कहा था वेयर डू यू स्टैंड, तो उन्होंने कहा था अपराइट। तो उसके बाद भी इमेज बहुत अच्छी थी। हमारे भारत का इमेज हमेशा ऊंचा रहा है, यहाँ के प्रधानमंत्रियों का भी ऊंचा स्थान रहा है, लेकिन हमें कुछ बातें जो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मोदी विपक्ष अगर मोदी जी के छवि को के बारे में सही तरह से नहीं दिखाएगा, आईना नहीं दिखाएगा, तो कौन दिखाएगा? ठीक है, दीपक बोरा जी फाइनल कमेंट। विदेश में नहीं सर, आईना भारत में दिखाइए ना, विदेश में जाकर आईना दिखाना शोभा नहीं देता सर। दीपक बोरा जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, सर विदेश में जाकर आईना दिखाने वाली बात सर हजम ही नहीं होती है। संविधान कहता है फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, सर घर में सर, देश के अंदर आईना दिखाना सर, को विभाजित करने की बोरा जी फाइनल कमेंट। ठीक है बोरा जी फाइनल कमेंट। मैम आपने जिक्र किया था और हमारे विशेषज्ञों ने कहा है, जो कंस्पिरेसी रहती है, चाहे जॉर्ज सोरोस हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट, वो तो गाली गलौज करेंगे। वो उनको पता नहीं है कि भारत अब उभरता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉलो कर रहा है। तो उन लोगों को और एम्यूनिशन ना दें इस तरह के बयान देकर। डोमेस्टिक इशू डोमेस्टिक रखिए, इंटरनेशनल इशू। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए और साथ ही अपनी बातों को रखा। आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी सैन फ्रांसिस्को में है, विदेश के दौरे पर हैं, 10 दिनों के विदेश के दौरे पर हैं। इसके बाद वो वॉशिंगटन डीसी जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी के जाते ही बड़ा बवाल हो गया है सियासी, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर के कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री अगर भगवान के बगल में बिठा दिए जाएं तो भगवान भी भ्रमित हो जाएंगे ब्रह्मांड को लेकर के। ऐसे में अब देश के जो सियासतदान है वो कह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को सिर्फ विदेश ही मिलता है, विदेश का मंच ही है जहां पर जाकर वो भारत को और प्रधानमंत्री को अपमानित कर सकते हैं। ऐसे में इस खबर से जुड़ी हुई जो भी खबर हमारे पास आएगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम।